नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो बड़ी क्षणजीवी होती हैं। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं होता है, शुरू होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी खबरें अक्सर जो है अटकलों पर, विश्वस्त सूत्रों से या कुछ घटनाओं के आधार पर उनका निष्कर्ष निकालकर बनाई जाती हैं। मैं भी आज आपको एक ऐसी ही खबर बताने वाला हूं जो कितने दिन टिकेगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके जो संकेत मिल रहे हैं उनके आधार पर यह खबर एक परसेप्शन। राजनीति में देखिए, जो रिपोर्टिंग होती है वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसकी होती है, एंड रिजल्ट की नहीं, क्योंकि फैसला करने वाले दूसरे लोग हैं। जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो देखता है कि किस तरह की प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रक्रिया को देखते हुए वो कुछ निष्कर्ष निकालता है, उसके साथ कुछ तथ्यों को जोड़कर देखता है कि इसका नतीजा ये निकल सकता है क्या या नहीं निकल सकता है। उसका नतीजा वही निकलेगा नहीं निकलेगा, ये जो भी पार्टी है, जो पार्टी का नेता है, उसके फैसले पर निर्भर करता है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। तो अब ज़्यादा हम जो है पहेली बुझाने की बजाय सीधे मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है या बदल चुकी है। ये कयास अटकल नहीं है, ये इसके बड़े स्पष्ट संकेत हैं। 2015 से 2022 तक 7 साल तक बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक तरह से इग्नोर करती रही। चुनाव के समय दो तरह के नतीजे आते रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का सफाया कर देती है और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी का सफाया कर देती है, तो एक संतुलन बन जाता है। दिल्ली जैसे स्टेट को बीजेपी निश्चित रूप से चाहेगी, लेकिन बीजेपी को मालूम है कि यहाँ उसका जनाधार कमज़ोर है। जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तब भी उसके लिए जीतना मुश्किल था। अब कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी है, तब भी उसके लिए जीतना मुश्किल है। लेकिन उसके दूसरे कारण हैं, वो कई बार मैं बता चुका हूँ, उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो झुग्गी झोपड़ी के वोट हैं, पूरे देश में जो वंचित वर्ग है उसका वोट बीजेपी को मिलता है दिल्ली के सिवाय, और वो भी विधानसभा चुनाव के सिवाय। लोकसभा में वही वोट बीजेपी को मिलता है, लेकिन विधानसभा में नहीं मिलता। एक दूसरी बीजेपी की कमी जो है कि कोई स्टेट लीडरशिप नहीं है। साहब सिंह वर्मा की मौत के बाद से दिल्ली में भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो पूरे प्रदेश के स्तर पर जिसका नेतृत्व स्वीकार्य हो। तो इसलिए जो है बीजेपी हमेशा मात खाती है। पहले कांग्रेस से खाती रही, लगातार 3 चुनाव जो है कांग्रेस से हारी, फिर उसके बाद से 2 चुनाव लगातार आम आदमी पार्टी से हार चुकी है। तो बात क्या हुई? लीडरशिप। ये स्थापित सत्य है, और किसी भी राज्य के लिए, केवल दिल्ली की बात नहीं है, किसी भी राज्य के लिए, कि अगर आपकी स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है, राज्य में आपके पास मजबूत नेतृत्व नहीं है, तो केंद्रीय नेतृत्व आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता। किसी भी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, उसकी लोकप्रियता, उसकी स्वीकार्यता स्टेट इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में उसकी भूमिका सीमित हो जाती है। ये हमने कई चुनाव में बीजेपी के भी मामले में देखा, कांग्रेस के समय भी देखा, वो दिखाई देता है। तो बीजेपी को तलाश एक नेता की है दिल्ली के लिए। बहुत से नेता आजमाए गए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उनकी संगठन में कम रुचि रही, और वो अपने को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा व्यस्त रहे। नतीजा ये हुआ कि न संगठन मजबूत हुआ, और सरकार बनने की कभी नौबत जैसी ही नहीं आई, तो इसलिए जो है मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री बनने की लालसा लिए हुए बीजेपी दिल्ली के कई नेता नेपथ्य में चले गए। अब भी कोई संभावना दिख नहीं रही। अब बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी बदली है, उससे लगता है कि बीजेपी अगले चुनाव तक दिल्ली में अपनी सरकार चाहती है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं चाहती थी, लेकिन चाहने के साथ जो उपाय होने चाहिए, जो इंतज़ाम होना चाहिए, वो इससे पहले नहीं होता था। लोकसभा चुनाव के बाद चूँकि चुनाव होता है, तो इसलिए उस लोकसभा चुनाव की यूफोरिया में पार्टी रहती थी कि लोकसभा में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, तो उसका असर विधानसभा तक तो रहेगा ही। 14 के बाद 15 में ऐसा नहीं हुआ,
19 के बाद 20 में ऐसा नहीं हुआ। तो अब पार्टी को समझ में आ गया है कि दिल्ली का मतदाता लोकसभा के लिए अलग तरह से सोचता है, विधानसभा के लिए बिल्कुल अलग तरह से सोचता है, और वो बिल्कुल जो है दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों कहीं आपस में मिलते ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मीडिया में जो मोर्चा लेने का काम सौंपा गया है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। उनकी छवि एक जायंट किलर की बनी है अमेठी में, जब से उन्होंने राहुल गांधी को हराया है 2019 में। उसके बाद से उनकी जब भी चर्चा होती है तो अमेठी विजय की चर्चा ज़रूर होती है, अमेठी के संग्राम की चर्चा ज़रूर होती है। तो क्या स्मृति ईरानी दिल्ली भाजपा की अगली नेता होंगी या दिल्ली भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद की अगली दावेदार होंगी? कोई जानकारी नहीं। और ये बता दें कि किसी के पास कोई जानकारी हो भी नहीं सकती, 2 लोगों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं। दिल्ली में विधानसभा का एक उपचुनाव होने वाला है राजेंद्र नगर की सीट से। 2015 में इस सीट से भाजपा के सरदार आरपी सिंह जीते थे। 2019 में यहाँ से आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जीते। राघव चड्ढा राज्यसभा में चले गए हैं पंजाब से, तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उसकी वजह से ये बाई इलेक्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है दुर्गेश पाठक को, जो करावल नगर के हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं की है, वो एक रहस्य बना हुआ है। स्टेट बीजेपी को भी पता नहीं है कि कौन उम्मीदवार होगा। ये भी संकेत नहीं मिल रहा है कि किसी को कहा गया हो कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए। तो चुनाव क्षेत्र में भी इस तरह कोई सक्रिय नज़र नहीं आ रहा है, और नॉमिनेशन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में घोषणा तो करनी ही है जिसको भी लड़ाना है। तो क्या स्मृति ईरानी उम्मीदवार होंगी? उसकी संभावना कम लगती है, लेकिन बीजेपी में आज की जो बीजेपी है उसमें कोई बात आप असंभव नहीं मान सकते। संभावना कम लगती है जब मैं कह रहा हूँ तो उसकी वजह यह है कि अगर स्मृति ईरानी चुनाव में उतरती हैं तो इसका मतलब होगा अमेठी में भी बाई इलेक्शन होगा। तो लोकसभा चुनाव के इतने नज़दीक पार्टी शायद नहीं चाहेगी कि अमेठी जैसे चुनाव क्षेत्र में एक बाई इलेक्शन लड़ना पड़े। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, विधानसभा का चुनाव दिल्ली का अभी दूर है, 2.5 साल है करीब, 2025 में चुनाव होना है, तो इसलिए भी। लेकिन इसके खिलाफ जो तर्क है वो ये है कि जिसको भी आपको सौंपना है कमान, उसको पहले से नहीं सौंपेंगे तो फिर आखिरी मौके पर सौंपने पर वही होगा कि बाहरी हैं, जैसे किरण बेदी के साथ हुआ। आखिरी मौके पर सौंपने पर जैसे सुषमा स्वराज जैसी लोकप्रिय नेता के साथ हुआ। दोनों चुनाव हारी और बुरी तरह से दोनों हारी। तो इसलिए जो है चुनाव हारी मतलब पार्टी हारी। तो इसलिए जो है ये तर्क दिया जा रहा है कि स्मृति ईरानी को दिल्ली में उतारने से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ही रोका जा सकेगा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई मोर्चा खोल सकता है, लड़ सकता है, तो अभी जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें स्मृति ईरानी सबसे बेहतर नज़र आती हैं। अब कई सवाल हैं, क्या वो खुद चाहती हैं? हालांकि पार्टी में इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता कि कोई चाहता है या नहीं चाहता है, पार्टी नेतृत्व तो फैसला कर लेगा तो उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा सवाल जो सबसे अहम है कि क्या पार्टी नेतृत्व ऐसा चाहता है? तो अगर चाहता भी है तो 2 सवाल हैं, क्या यह बाई इलेक्शन के जरिए शुरू होगा या अभी थोड़े समय बाद लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद ये शुरू होगा? तो अगर लोकसभा चुनाव के बाद अगर उनको बागडोर दिल्ली की सौंपी जानी है तो आप मानकर चलिए कि उससे पहले वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, अमेठी से उनको फिर से नहीं लड़ना होगा। तब एक मैसेज जाएगा, क्योंकि पार्टी ये नहीं चाहेगी 2024 का वो अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ें, जीतें और कुछ महीने बाद इस्तीफ़ा देकर फिर दिल्ली की कमान संभालें। तो वो लड़ाई ज़्यादा मुश्किल होगी और उसमें जीतने की संभावना और कम हो जाएगी। तो स्मृति ईरानी दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से बनेंगी, या कहना चाहिए कि दिल्ली भाजपा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बनेंगी या नहीं बनेंगी, इसकी मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।
स्मृति ईरानी के नज़दीकी लोगों का कहना है कि उनको भी ऐसा कोई संकेत, कोई संदेश नहीं दिया गया है। तो इसलिए मैं मानकर चल रहा हूं कि शायद इस बाई इलेक्शन में तो उनको नहीं ही खड़ा किया जाएगा। लेकिन उसकी वजह से मैं अभी ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि दिल्ली के बारे में, दिल्ली का नेतृत्व सौंपने के बारे में उनके नाम पर विचार नहीं हो रहा है। क्योंकि जो लोग दिखाई दे रहे हैं, कई लोग हैं जिनको आजमाया जा चुका है, मतलब ट्राइड, टेस्टेड, रिजेक्टेड। अब नया नेतृत्व ही कोई सामने लाना होगा एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ। और स्मृति ईरानी में वो सारा पैकेज है। दिल्ली की रहने वाली हैं, पंजाबी हैं और उस आर्टिकुलेट हैं, भाषण देना आता है, इश्यूज़ उठाना आता है। अरविंद केजरीवाल जैसे लगातार गलत बयानी करने वालों को घेर सकती हैं। ये सब उनमें खूबी है। लेकिन फिर अंतिम सवाल वही है कि क्या पार्टी नेतृत्व ऐसा चाहता है? तो पार्टी नेतृत्व चाहता है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब इस बात की औपचारिक घोषणा होगी, या तो किसी और का नाम घोषित होगा या स्मृति ईरानी का। लेकिन तब तक ये कहानी, ये जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल के सामने स्मृति ईरानी को उतारा जा रहा है मीडिया में, उससे ये परसेप्शन बना है, उससे ये धारणा बनी है, उससे ये अटकल कह लीजिए या आप कह लीजिए, उसकी वजह से ये ऐसा लगने लगा, ऐसा संकेत जैसा दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी भाजपा की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन भाजपा में फैसले बहुत पहले नहीं घोषित किए जाते। फैसले लिए तो पहले जाते हैं, विचार होता है, हर पहलू पर विचार विमर्श होता है, लेकिन बड़ा जो है वृहत विचार विमर्श होता है। अगर एक किसी को बनाना है तो 4 नाम 5 नाम पर विचार होता है, जिससे किसी को अंदाज़ा न लगे कि अंतिम फैसला किसके नाम पर होने वाला है। तो ये तो पता नहीं है कि इस पर अभी विचार विमर्श शुरू हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें अगर स्मृति ईरानी उम्मीदवार नहीं भी होती हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा ही है, तब भी इस बाई इलेक्शन में स्मृति ईरानी की भूमिका क्या होगी, इससे भी एक संकेत मिलेगा कि आने वाले दिनों में क्या फैसला होने वाला है। जो भी फैसला हो, अगर एक हाइपोथेटिकल बात कह रहे हैं कि अगर स्मृति ईरानी को बीजेपी दिल्ली में उतारती है, उनको कमान सौंपती है, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर होगी। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता घट रही है, जिस तरह से लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, ख़ासतौर से पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से, और जिस तरह से उनके मंत्रियों पर, पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर कानून का शिकंजा कस रहा है, जिस तरह की बौखलाहट है अरविंद केजरीवाल के कैंप में, ये आके टेलीविज़न पर बोलना कि मोदी जी हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए, ये हताशा और निराशा का संकेत है। ये एक हारी हुई मानसिकता का संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि लड़ाई लड़ने से पहले हारने का अंदेशा है, उनको हार जाने का अंदेशा है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि लगातार गिरते जा रहे हैं। अपनी ओर से ये बोलना कि मनीष सिसोदिया की अगली गिरफ्तारी हो सकती है, तो सवाल ये है कि कौन से ऐसे कागज़ हैं जो अरविंद केजरीवाल ने देख लिए हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि उनकी अगली गिरफ्तारी हो सकती है। होगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे उन पर शिकंजा कसता जा रहा है, और शिकंजा सीधे उन पर कसने के बजाय उनके आसपास के लोगों पर कस रहा है, और उसकी छटपटाहट अरविंद केजरीवाल के बयानों से जाहिर हो रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।